जय हिंद। आइए अब हम लोग जैसे आर्टिकल 352 के तहत, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, अनुच्छेद 352 के तहत किस प्रकार से और कौन ग्राउंड पे जो है राष्ट्रीय आपदाकाल घोषित होती है या फिर घोषणा इसका किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। वह था एक तो है सिंपल सी की इंटरनल एग्रेशन या रिवेलियन, और दूसरा था किसी युद्ध की परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, कोई वार और कह सकते हैं कोई एनिमी नेशन से जो है लड़ाई या कोई कॉन्फ्लिक्ट, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट वगैरह अराइज हो जाए। इस परिस्थिति में नेशनल इमरजेंसी और राष्ट्रीय आपदा काल जो है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा ऑन दी एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ठीक है, तो अब तक कितने बार जो है भारत में आपातकाल लग चुका है, कितनी बार इमरजेंसी लग चुका है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो डिक्लेरेशंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी सो फार, अब तक मतलब आज़ादी के बाद से 1947 के बाद से अब तक जो है कितने बार राष्ट्रीय आपदाकाल घोषित हुआ है। सबसे पहले हमारा जो है ना नेशनल इमरजेंसी लगा था 1962 में। ठीक है, सभी को मालूम है 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो अकाउंट ऑन चाइनीज एग्रेशन, मतलब चाइना आज भी देखो हमारा जो है डोकलाम के ऊपर, लद्दाख के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है। ठीक है, नंबर 1 एनिमी है भारत का। बॉर्डर के बहुत सारे ऐसे बॉर्डर इशूज हैं जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए हैं। तो चाइनीज एग्रेशंस, ठीक है, चाइनीज का एग्रेशन जो था तिब्बत को कब्जाने के बाद वो भारत की सीमाओं की ओर बढ़ रहा था। आज भी वो अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख पर वो अपना दावा ठोकता है। तो उसके साथ जब युद्ध हुआ था ना, तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो अभी अरुणाचल प्रदेश है, उस वक्त नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहलाता था। तो वहां तक वो लोग आ चुके थे, आक्रमण कर चुके थे। इधर आपका अक्साई चीन का बहुत बड़ा भाग जो है, लद्दाख का कह सकते हैं बहुत बड़ा भाग अभी भी चाइना के कब्जे में है। तो उस वक्त की जब मतलब युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई थी, तो एक्सटर्नल एग्रेशन, ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन, भारत ने उस वक्त आपातकाल की घोषणा किया था। ठीक है, मतलब भारत के राष्ट्रपति या भारत ने। ठीक है, और यह जो है 1968 तक, 1968 तक जो है यह आपातकाल चलते रहा था। दूसरी बार जो है 1971 में सभी को मालूम है इंदिरा गांधी ने किस प्रकार से पाकिस्तानियों के साथ जो है वेस्ट बंगाल का कह सकते हैं ना, उधर सटा हुआ जो पाकिस्तान है, वेस्ट बंगाल से सटा हुआ या फिर नॉर्थ ईस्ट से सटा हुआ। ठीक है, तो उस पाकिस्तान के पार्ट्स को एक नई कंट्री में इमर्ज करवाना, एक प्रकार से बांग्लादेश का जन्म हुआ वहाँ। ठीक है, उस बांग्लादेश के जन्म के बाद कह सकते हैं कि और पूरे के पूरे मतलब पाकिस्तान की ही आर्मी थी, 90,000 से अधिक फौजों को जो है भारत की फौजों ने 90,000 से अधिक फौजों को जो है वहाँ जो है समर्पण करवाया। और विश्व के इतिहास में अभी तक जो है इससे अधिक किसी भी देश की फौजी जो है आज तक आत्मसमर्पण नहीं किया। 90,000 फौज अपने आप में मायने रखता है। तो सोच सकते हो कि पाकिस्तानी कितने कायर थे। और उस वक्त के बाद से भारत का एक जो इमेज है, स्ट्रक्चर पे कह सकते हैं इसका बढ़ा, इसकी प्रोफाइल इंक्रीज हुई कि नहीं, भारत के पास भी एक मिलिट्री स्ट्रेंथ है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो 1971 में दिसंबर में यह घोषणा हुई थी, बाई अटैक ऑफ द पाकिस्तान के द्वारा जब अटैक किया गया था। ठीक है, 1971 के युद्ध के ऊपर कभी हम लोग स्पेशल जो है इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, बट रिसेंटली हम यह जानेंगे कि 1971 में राष्ट्रीय आपदाकाल की घोषणा की गई थी। और तीसरा है 1975, सबसे कंट्रोवर्शियल है 1975 में, कि इंटरनल एग्रेशन, इंटरनल रिबेलियन, इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर, आंतरिक कह सकते हैं कि डिस्टर्बेंस के आधार पर जो है प्रोक्लेम किया गया था। ठीक है, जो कि 1970 तक चला। इसे बहुत लोग काला दिवस या फिर एक प्रकार से बहुत लोग जो है इंदिरा गांधी की कड़ी आलोचना करते हैं। और इंदिरा गांधी के इतिहास अगर पढ़ोगी तो बहुत सारे ऐसे स्वर्णिम कह सकते हैं उनके द्वारा स्टेप्स उठाए गए जो कि इसके दूरगामी प्रभाव और भारत के इतिहास में, जैसे 1971 का युद्ध इंदिरा गांधी के कह सकते हैं नेतृत्व में या फिर इनके फैसले के द्वारा ही ऐसा कदम उठाया गया कि हम लोगों ने पाकिस्तान को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। लेकिन इनकी अपनी एक मंशा, और धीरे धीरे जब कह सकते हैं ना कि कांग्रेस बहुमत में आने लगी, लोकसभा राज्यसभा में बहुमत था, तो ये अपने आप को, अभी भी देखो कांग्रेस वाले जो लोग होते हैं अभी भी इस फ्रेज को क्वाइन करते हैं कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, बट इट इज नॉट ट्रू। एक व्यक्ति भारत के सैनोनिम्स कैसे हो सकता है?
लेकिन क्या करोगे, होता है कुछ लोग जो चाटुकार होते हैं तो अपने कह सकते हैं राजा की हमेशा प्रशंसा करते हैं, ठीक उसी प्रकार था। लेकिन यही इंदिरा गांधी के अंदर अहंकार जन्मा और सारे के सारे कह सकते हैं आपातकाल के दौरान अपोजिशन को बंद कर देना, न्यूज़पेपर्स पे सेंसर लगाना, जो भी एक डिक्टेटर कर सकता है, मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, जो भी एक डिक्टेटर और तानाशाह कर सकता है वह 1975 के इमरजेंसी और आपातकाल के लगने के दौरान जो है उस वक्त की सरकार ने किया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 1975 में जो प्रोक्लेम किया गया था वो 1977 तक चला और यह इंटरनल रिबेलियन, इंटरनल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर जयप्रकाश नारायण या बहुत सारे उस वक्त जो विरोधी दल के नेता थे वह इंदिरा गांधी के खिलाफ जो है भ्रष्टाचार, महंगाई के खिलाफ जो है सड़क पर उतर चुके थे, जन आंदोलन चल रहा था। 1962 और 1971 मेड एन ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन। हमने पहले ही बताया कि 1962 और 1971 का जो आपातकाल लगा था, राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, वो एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर था, मतलब किसी बाहरी देशों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। लेकिन 1975 का जो हमारा आपातकाल लगा था वह था इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर, मतलब आंतरिक जो डिस्टर्बेंस थी उस आधार पे जो है आपातकाल लगा था। 1975 कंट्रोवर्शियल मिसयूज ऑफ इमरजेंसी पावर, मैंने पहले ही बताया कि 1975 का जो आपातकाल लगा यह एक मिसयूज ऑफ इमरजेंसी पावर, जो इमरजेंसी पावर संविधान में दिया गया था कि कोई ऐसी आपातकाल स्थिति उत्पन्न हो जाए, उस वक्त हम उस आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए हम आपातकाल की घोषणा करेंगे, उसका एक मिसयूज हुआ है। मतलब कह सकते हैं कि अपनी मनमाने और अपनी बातों को मनमाने के लिए इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल की घोषणा लगा दी। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। आंदोलन तो अभी भी होते हैं और सदैव होते रहेंगे। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर पीसफुल एजिटेशन हो रहा है तो इसमें कोई बहुत बड़ी कह सकते हैं ना कि समस्या नहीं होनी चाहिए। लोकसभा इलेक्शन इन 1977 में क्या हुआ, जब आपातकाल खत्म हुआ तो लोकसभा चुनाव हुए और लोकसभा चुनाव होने के बाद इंदिरा गांधी की सरकारें गिर गई, पार्टी जीत नहीं पाई, मतलब कांग्रेस और सब जो है उसके विरोध में थे। तो विरोधियों का एक कोलाइजन गवर्नमेंट था, जनता पार्टी की सरकार आई, ठीक है, पावर में आती है और फिर एक अमेंडमेंट ला के, ठीक है, और उसके बाद पावर में आने के बाद जो है ना इंदिरा गांधी तो इलेक्शन हार जाती है, जनता पार्टी की सरकार आती है। तो जनता पार्टी की जब सरकार आती है तो इनके द्वारा एक कमीशन अपॉइंट किया जाता है, शाह कमीशन। शाह कमीशन को यह मतलब दायित्व दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई टू इन्वेस्टिगेट द सर्कमस्टांसेस दैट वारंटेड द 1975 इमरजेंसी डिक्लेरेशन। वह कौन सा ऐसा सर्कमस्टांसेस है और कौन सी ऐसी परिस्थिति है जो 1975 के आपातकाल की घोषणा के लिए बाध्य करता है। इन तमाम परिस्थितियों को जांचने के लिए शाह कमीशन, शाह आयोग का गठन किया गया। इसके बाद हमारा एक कह सकते हैं अमेंडमेंट आता है, 44th अमेंडमेंट। ठीक है, 44th अमेंडमेंट में इसमें हुआ क्या था कि जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी और आपातकाल की घोषणा करवाई तो आपातकाल की घोषणा जो है ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम कर दी कि पूरे देश में आज दिन के बाद से आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो 44th अमेंडमेंट के बाद जो है एक कंट्रोल लाने का काम किया गया। वह यह कि पहले अभी भी देखोगे कोई भी बिल, कोई भी लॉ, कोई भी कानून, कोई भी स्कीम, कोई भी प्रोग्राम अगर सरकार लॉन्च करती है तो पहले कैबिनेट और काउंसिल से अप्रूव होता है। ठीक, तो न्यूज में सुनते हैं कि कैबिनेट ने आज इस जो है प्रोग्राम में इतना फंड को अप्रूव किया। इन डैट केस उसके बाद वह प्रोग्राम सरकार के द्वारा या वैसा बिल पार्लियामेंट में टेबल किया जाता है, पहले उसे कैबिनेट की मंजूरी मिलती है। उस वक्त क्या किया इंदिरा गांधी ने, ना काउंसिल से पूछा ना कैबिनेट से सलाह लिया, प्रेसिडेंट को एडवाइस दिया और प्रेसिडेंट जो है द एक्ट ऑन द एड ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो सीधे इमरजेंसी की घोषणा कर दिए। अब जो है 44वें संशोधन के जरिए यह कहा गया कि जब भी प्रेसिडेंट आपातकाल की घोषणा करेंगे तो बाकायदा रिटेन में, रिटेन कहने का मतलब है कि सारे काउंसिल ऑफ मेंबर के हस्ताक्षर होने चाहिए और साथ साथ प्राइम मिनिस्टर के, मतलब रिटेन में देना होगा। ठीक है, तो अब जो है एक प्रावधान किया गया और इस सबसे बड़ी बात है कि जब इंदिरा गांधी ने प्रोक्लेम किया इमरजेंसी तो काउंसिल से पूछा भी नहीं। इमरजेंसी के प्रोक्लेम के बाद, उसकी घोषणा के बाद काउंसिल की मीटिंग होती है, हालांकि होना पहले चाहिए था। कोई भी निर्णय अगर लेता है तो प्राइम मिनिस्टर अकेले नहीं ले सकता, पूरा का पूरा जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद है, उसके भी निर्णय, उसके भी सहमति की आवश्यकता होती है। इमरजेंसी के बाद जब कैबिनेट और काउंसिल से सलाह मशवरा किया गया तो इसकी
बहुत लोगों ने इसकी जो है विरोध दर्ज कराया था उस वक्त इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में और इस इमरजेंसी के अगेंस्ट में। लेकिन खैर इसके बाद जो है अब इमरजेंसी के मिसयूज पर रोक लगाने का प्रयास किया गया है कि आप इंटरनल डिस्टर्बेंस पे इस प्रकार से नहीं लगा सकते। हाँ, कुछ एक पार्ट में अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस है तो वहाँ लगाइए, वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने का प्रयास किया जाए। इज दैट क्लियर? सो यही है डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। सो फार अब तक 3 बार जो है 1999 जब हुआ था कारगिल युद्ध उस वक्त नहीं लगाया गया था, क्योंकि उस वक्त जो है सेना ने मैनेज कर लिया और अटल जी की सरकार थी, तो वो तो खुद एक बहुत बड़े शख्सियत थे। उनको पता था कि ये चाइना जो है छिटपुट युद्ध करेगा और एक कह सकते हैं लार्ज स्केल युद्ध पे, या फिर कह सकते हैं ना कि जो जिस प्रकार से कन्वेंशनल युद्ध हो रहे थे उसमें वो नहीं टकराने की कोशिश करेगा, क्योंकि पाकिस्तान जानता है या कि कन्वेंशनल वार में इंडिया से वो कभी नहीं जीत सकता। अगर वह टकराएगा तो फिर वो पूरा का पूरा जो है गिलगिट बाल्टिस्तान और पूरा का पूरा उधर बलूचिस्तान सब खो देगा। इंडियन आर्मी विल स्प्लिट पाकिस्तान इनटू मोर न्यू कंट्री। ठीक है, बहुत सारे नए कंट्री को भारत की सेना जो है बना सकती है पाकिस्तान में, जैसे सिंध को अलग बना दे, पंजाब को अलग बना दे, बलूचिस्तान में अपने नया कंट्री का मांग हो रहा है। तो इसलिए वो कन्वेंशनल वार में 1999 में वो नहीं आया। ठीक है, छिटपुट युद्ध हुए और वो वहीं सॉर्ट आउट हो गए। हालांकि 3 बार जो हम लोगों ने नेशनल इमरजेंसी अब तक डिक्लेयर किया गया, इसके बारे में जान लिया। ठीक है, और यह भी जाना कि किस प्रकार से जो है अब जो है कोई भी जो है नेशनल इमरजेंसी लगाने से पहले पूरी की पूरी काउंसिल की सहमति, ठीक है, और पूरे के पूरे जो है प्रेसिडेंट भी कंसेस हो गए हैं कि अब कोई भी ऐसी आपातकाल जब उस वक्त लगाया जा रहा था, ऐसा बहुत सारे गायक के गानों को जो है प्रतिबंध कर दिया गया था, सारे अपोजिशन को जेल में डाल दिया गया था, मतलब कोई उसकी आलोचना नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति मतलब उत्पन्न ना हो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, एक डेमोक्रेसी में, जहाँ की लोगों का कह सकते हैं ना कि विल ऑफ द पीपल को जो रिप्रेजेंट करते हैं वही अगर डिक्टेटर बन जाएं तो आम लोगों का क्या हुआ। तो इससे इन परिस्थितियों से निपटने के लिए संविधान ने बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल। एंड सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र में अगर आप तानाशाह बनेंगे तो जनता आपको रिजेक्ट कर देगी। जैसे 1977 में कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी अपनी बहुमत खो दी, अपनी सरकार चली गई और जनता पार्टी की सरकार बनी। ठीक है, वही जनता पार्टी के बाद से फिर बीजेपी वगैरह ये सब संग बंग सब आगे बढ़ता है। आज देखो उसकी सरकार है। तो समय और परिस्थितियों के साथ चीज़ें बदलती रहती है। लोकतंत्र में लोगों के कह सकते हैं ना कि डिज़ायर, उनके एस्पायरेशंस, उनके ड्रीम और सबसे बड़ी बात है उनके ओपिनियन का खासा महत्व रखना चाहिए। और आप एज ए लार्ज स्केल पर अगर आप कह सकते हैं कि इमरजेंसी लगाने का काम करते हैं और लोगों को सरप्राइज करने का प्रयास करते हैं, तो जहाँ फ्रीडम कह सकते हैं इतना मिल चुका है, हम लोग एक कर सकते हैं जो फ्रीडम को इतना चख लिया है वो इतनी आसानी से इसे जाने नहीं देगा। एक लंबा संघर्ष रहा हमारा अंग्रेजों के साथ, जो अतीत है वो हमें इंस्पायर करता है कि कोई भी डिक्टेटरशिप, कोई भी एक प्रकार से कह सकते हैं किंगडम, वन मैन रूल या वन वुमैन रूल इंडिया में अब चलेगा नहीं। लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र है। ठीक है, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार और जो लोगों के लिए काम करती हो, जैसे अब्राहम लिंकन का जो है डिफिनीशन है डेमोक्रेसी का। तो डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी सो फार, लेकिन ये ऐसे सिचुएशन संविधान में इसलिए दिए जाते हैं ताकि कभी भी ऐसी जो है एनिमी देशों के साथ या इंटरनल विद्रोह वगैरह हो जाए, सशस्त्र विद्रोह जिसे कहते हैं ना कि मतलब जैसे नेशनलाइट वगैरह जो है फौज वगैरह से हमेशा लड़ती रहती है, मतलब गवर्नमेंट से उनकी दुश्मनी होती है, तो ऐसे कोई क्रिटिकल सिचुएशन से कह सकते हैं कि डील करने के लिए, काउंटर करने के लिए ऐसे प्रावधान दिए गए हैं, ना कि पावर का मिसयूज करने के लिए। ठीक है, और एक बड़ी चीज़ है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, मतलब इंदिरा गांधी ने क्या किया 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जो है कि नेशनल इमरजेंसी को जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है कि कोई भी पार्लियामेंट वगैरह रूल्स रेगुलेशन बनाती है तो उसे जुडिशियल रिव्यू के तहत वो उसका जांच परख कर सकती है कि यह फंडामेंटल राइट का वायलेशन तो नहीं कर रहा है, या तमाम चीज़ें जो है। तो जुडिशियल रिव्यू को कह सकते हैं कि उसे इम्यून कर दिया गया। उसके बाद जो है 44वें संशोधन में फिर से, और कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे नल एंड वॉइड करार दिया गया कि आप जुडिशियल रिव्यू से हटा नहीं सकते, क्योंकि हम इससे जांच परख कर सकते हैं कि बाकायदा आपके द्वारा जो नेशनल इमरजेंसी लाया गया है वो कहीं आपका एक प्रकार से मिसयूज करने के लिए तो नहीं लाया गया। तो इसलिए
जुडिशियल रिव्यू भी अब रखा गया है और कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, एज ए डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसका जांच परख भी कर सकती है। तो खैर कह सकते हैं कि इमरजेंसी को बहुत लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं और दूसरी बात इसकी लोग प्रशंसा भी करते हैं कि भारत ने कह सकते हैं कि तानाशाह जैसे व्यक्तित्व को ठुकरा दिया, अर्थात लोकतंत्र की जो वैल्यूज़ हैं, डेमोक्रेसी के जो वैल्यूज़ हैं, वो अभी भी भारत के लोगों में एक प्रकार से जीवित है। और आने वाले समय में अभी भी आप देखते हो कि वो लोग जो है वो पार्टी अधिक सक्सेसफुल होती है जो डेमोक्रेटिक इन नेचर है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि आप डेमोक्रेसी में एज इंडिया एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री सिर्फ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और कह सकते हैं कि एक प्रकार से लोकतांत्रिक जो प्रोसीड्यूर्स हैं इलेक्शंस का या चुनाव जीतने का, वही कारगर सिद्ध साबित होंगे। आप जो है डिक्टेटरशिप के रोल में पूरे के पूरे कंट्री को रन नहीं कर सकते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी सो फार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ये कंट्रोवर्शियल, इसलिए मैंने इस पर थोड़ा ज़्यादा बताने का प्रयास किया क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल इन नेचर, इससे क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं। 1962 और 1971 से अधिक उतना क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन नेशनल इमरजेंसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी। So that's all, and if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon, and if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.